जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ परम पूज्य विनम्र सागर जी मुनिराज की। आज पुनः हम सब उपस्थित हैं। आचार्य भगवंत हमेशा अपने कर्तव्यों से, कार्यों से कुछ नया हम सभी लोगों को सिखाते रहे। आचार्य श्री जी हमेशा वह बात कहते थे कि सरलता से मिलने वाली चीज सरलता से सब कुछ छीन लेती है। जो चीज भी आपको दुनिया में सरलता से मिल रही है, वो सरलता से सब छीन लेगी। उदाहरण देखिएगा, आज से करीब 20 साल पहले वो जो देश के कॉरपोरेट जगत के भामाशाह माने जाते हैं, कौन है वो? अंबानी, है ना? उन्होंने जियो की सिम फ्री में बांटी, सरलता से उपलब्ध है। उसके बाद 1 GB नेटवर्क का डाटा भी फ्री में उपलब्ध है। उसके बाद 200 SMS भेजने की छूट भी फ्री में उपलब्ध है। सरलता से कितना मिला। उस वक्त दूसरी भी मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, सारे के सारे लोगों ने हर सिम को फेंक करके सिर्फ जियो की सिम खरीद ली। जियो की सिम आज भी आप उसके कंज्यूम करते होंगे, नेटवर्क उसके भी सबसे तगड़े टारगेट ऐसे माने जाते हैं। सरलता से मिलने वाली चीज 2 साल 3 साल तक उसने पैसा ही नहीं लिया। ऐसा लगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इनको छूट दे दी है कि पूरे दुनिया में वैभव फैला दो, और उन्होंने वैभव पूरे भारत देश पे फैलाया। भारत देश पे जियो का वैभव फैला। आज जियो जीने नहीं दे रहा। आज जियो क्या कर रहा है? फ्री में मिल रही थी आज से कुछ साल पहले वो चीज, फिर धीरे से कहा 149 रुपए लगेंगे, फिर उसने कह दिया अब 250 लगेंगे, फिर 399 लगेंगे, फिर 899 लगेंगे, उसके बाद 1000 रुपए हर आदमी से लगेंगे। शुरुआत के 3 साल तक उसने 4 साल 5 साल तक हर चीज सरलता से सबको उपलब्ध कराई। आदमी एडिक्ट हो गया। एडिक्शन में फंसने के बाद नेटवर्क कमजोर आए। कई बार नेटवर्क कमजोर होता है, कई बार लोग दूसरों का नेटवर्क कमजोर कर देते हैं। दोनों चीजें संसार में होती हैं। उनने भी कमाल किया। दूसरे का नेटवर्क पहले तो सही चलता था, लेकिन उसके आने के बाद दूसरे का नेटवर्क कमजोर हो गया। आपने भी देखा होगा, आपके मोहल्ले में भी कोई आपका नेटवर्क कमजोर कर दे, बिजनेस में कोई आपका नेटवर्क कमजोर कर दे, करता है कि नहीं? पहले ग्राहक आपकी दुकान तक आता था,
अब आपको ग्राहक की दुकान तक जाना पड़ता है। क्या है? नेटवर्क कमजोर हो गया महाराज। किसी और का मजबूत तो इसका कमजोर। उसने भी दूसरे का नेटवर्क कमजोर किया और अपना नेटवर्क इतना तगड़ा किया, फिर आप उस एडिक्शन में फंस गए। आज आप उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकते। आज वो कहता है 1000 रुपये लगेंगे, चुपचाप आप पैसा दे देते हैं। उसमें कंडीशन अप्लाई है। 1000 रुपये में डांटा बताया कि कितना 90 दिन का, पता चला 87 दिन ही मिलता है। 2-3 दिन उसमें भी उनने खा लिए। सुबह सुबह ही मैंने पूछा, भैया जियो की सिम के चार्जेस क्या हैं, हमको थोड़ा सा बता दो। क्योंकि आचार्य के शब्द थे, सरलता से मिलने वाली चीज सरलता से सब छीन लेती है। अब आप देखिए सरलता से आपको क्या क्या मिल रहा है। अभी जियो के नेटवर्क में अब आप देख लीजिए इस बात को कि सिम का एडिक्शन ऐसा है कि हर बच्चा चाहता है कि वो सिम चाहिए और पैसा जो भी लगता हो, कल को वो 1300 कर दे। हाँ भैया, जब तुम फ्री में देते देते 100 से आए, 150 में आए, 250 में आए, 300 में आए, 700 में आए, 900 में आए, 1000 में आए, अब धीरे से बढ़ाएगा। 30 रुपये और बढ़ा दिए हैं, फिर उसमें 30 और बढ़ा दिए हैं, फिर 30 और बढ़ा दिए हैं, 300 और बढ़ जाएंगे तो आप 300 और बढ़ा करके 10 साल पहले फ्री में मिलने वाली चीज आज हम 1300 की ले रहे हैं। उसमें भी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन पैसा तो दे रहे हैं। अब एक घर के अंदर उस जियो सिम के चक्कर में 10 मोबाइल हो गए। आज हर महिला के पास अपना पर्सनल मोबाइल है तो पर्सनल खर्च भी है। पहले एक लैंडलाइन का नंबर होता था, आपने तो वो जमाना न देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। BSNL का लैंडलाइन नंबर होता था, और अगर मान लो किसी खास का फोन आ जाए 12:05 में, तो पहले से खड़े रहते थे। 3 घंटी बजती थी, ट्रेन 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 ट्रेन, और कट जाता था तो समझ में आ जाता था कि उसी का फोन आने वाला है। फिर उसी को पकड़ के उठाते थे, कहीं मम्मी ना बात कर ले, पापा ना बात कर ले। आपने जिया वो जमाना? नहीं जिया? जिया है। दिल धक धक करता था। क्यों? एक ही फोन है, उसमें धीरे से बोलता था कोई, हेलो ठीक है, हाँ ठीक है, इतने में तो दिल बल्लो चल जाए। वो जमाना था। आज क्या है? सबके पास मोबाइल है। अब इस तरीके का लाइफ का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पहले जब BSNL का वो जो डिब्बा होता था उससे जब बात करते थे तो उसकी लास्ट में बिल आता था। ऐसे ही हुआ कि एक बार 850-900 रुपए का बिल घर में आता था, 2300 का आ गया। अब 2300 का आ गया तो अब गलत बिल आ गया। घर वालों को लग रहा है बिल गलत है। अब बिल गलत तो नहीं था तो उन्हें इंक्वायरी निकलवाई तो किस किस नंबर से किसने कहाँ कितनी देर बात करी, सब पकड़ में आ गई। अब जब सब पकड़ में आ गई तो जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, रोशन होता बजाज। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूं, गोली खाकर जीता हूं, फिर भी आज भी घर के अंदर रोशन होता बजाज। अब वो क्या हुआ कि वो लिस्ट निकली, तो लिस्ट जैसे निकली तो लिस्ट में सब दिख गए। इस नंबर में आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे बाद हुई तो बिल तो बढ़ेगा भाई। अब 700-800 का बिल 2300 आ गया तो सब चोरी पकड़ी जाती थी। आज किसी की चोरी पकड़ी नहीं जाती है। आज 1000 रुपए का मोबाइल सिम चार्ज करा लो, 800 रुपए का खर्चा 15,000 में पहुंच गया। घर के अंदर अगर मान लीजिए 8 मेंबर हैं तो हर मेंबर का अपना व्यक्तिगत उस चीज का खर्च है। सरलता से मिलने वाली चीज धीरे धीरे जिंदगी में शामिल होती है, सरलता से सब छीन लेती है। आज एक नया विकल्प आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मैंने कल ही शाम को, मुझे दोपहर में किसी ने बताया कि महाराज जैसे चांदी का रेट गिरा है, जैसे सोने का रेट गिरा है, अब दूध का रेट गिरने वाला है। दूध का रेट गिरने वाला है। हाँ महाराज, अपने भारत देश के अंदर एक जल्लाद दूध बेचने के लिए आ गया। भारत देश में जल्लाद दूध बेच रहा है। हाँ, जल्लाद नहीं,
गिरा हुआ जल्लाद अमेरिका से अब यहां पर दूध भेज रहा है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, उन शॉपिंग मॉल्स में दूध की कीमत, ओरिजिनल दूध की कीमत अब सिर्फ 30 रुपए होने वाली है। अभी दूध कितने में? 50 रुपए का, 60 रुपए का। 60 का दूध 30 में मिलेगा। आप किसका दूध खरीदना पसंद करेंगे? महाराज सस्ता है, अच्छा टेस्टी है, गाढ़ा है, मलाई अच्छी पड़ रही है, तो फिर 30 वाला ही खरीदेंगे। सरलता से मिलने वाली चीज, सस्ती मिलने वाली चीज, अच्छी मिलने वाली चीज दुनिया में किसको नहीं भाती? आपको भी भाएगी। आप भी वॉलमार्ट या दूसरे शॉपिंग मॉल से 1-8 महीने के अंदर आप दूध खरीदना शुरू कर देंगे। पनीर का रेट अभी क्या रेट है? 350 रुपए किलो है पनीर। अब पनीर आपको 135 रुपए किलो में अगर मिल जाए, ओरिजिनल दूध का मिल जाए, तो फिर आप 350 वाला क्यों खरीदेंगे? 135 वाला खरीदेंगे। जैसे जियो सिम की बात आई थी, वैसी आज दुनिया की, भारत देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और मुद्दई बात है कि अमेरिका से दूध इंपोर्ट होकर के और यहां पर बिकने के लिए कवायद चालू हो गई है। सरकार ने उस पर मोहर लगा दी है। अभी 1 महीने पहले तक जब इसका पहला संवाद जनता के बीच में आया था, तब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया था कि हम आपका डेयरी प्रोडक्ट एक भी भारत में नहीं लेंगे। अचानक पता नहीं क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते होंगे, मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। तो उसने विदेश से आने वाले जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन सारे डेयरी प्रोडक्ट की यहां पर परमिशन अलाउ कर दी है। अब हमारे जीवन में संकट पैदा होना है। सरलता से मिलने वाली चीज, सस्ती मिलने वाली चीज और अच्छी मिलने वाली चीज हम कितना समझते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने 2010 में जब शांतिधारा गौशाला दुग्ध योजना की शुरुआत बीना बारक सागर जिले में की थी, उस समय आचार्य जी ने एक बात कही थी कि भारत की देसी नस्ल की ओरिजिनल ब्रीड का डेवलपमेंट करना इस शांतिधारा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आज 1400 से ऊपर गौवंश ओरिजिनल ब्रीड डेवलपमेंट कार्यक्रम वहां पे चलता है। ओरिजिनल ब्रीड का 1400 से ऊपर गौवंश वहां पर गाय है, जिसको A2 मिल्क कहते हैं। आपको A2 और A1 मिल्क के बारे में पता नहीं कितनी जानकारी है। A1 मिल्क जो होता है, आपको हर चीज A1 चाहिए ना? हाँ महाराज, हर चीज A1। तो A1 मिल्क जो होता है वो जर्सी गाय का होता है। गुजरात में सरकार ने पैकेट पर लिखना शुरू कर दिया है कि गाय का दूध पीने से कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो A1 मिल्क है। A2 मिल्क जो होता है वो देसी गाय का ओरिजिनल ब्रीड का जो दूध होता है। जितने भी बड़े बड़े जो साहब लोग होते हैं, इनके घर के अंदर जो दूध पहुंचता है, इसकी कीमत ना 50 रुपए ना 60 रुपए, इनकी कीमत 300-300 रुपए, 400-400 रुपए लीटर की होती है। आपने अभी 4000 रुपए किलो का घी नहीं खाया होगा, अभी आप उस हैसियत तक पहुंचे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी हैसियत तो 750 वाले घी की है। 750 वाले घी में और 4000 रुपए वाले घी में क्या अंतर है महाराज? बहुत अंतर है। जब A2 मिल्क देसी गाय के दूध से दही जमा करके, मथ करके और देसी पद्धति से घी निकलता है, उसकी कीमत आज 4000 रुपए किलो है। और प्रभु के प्रसाद के जैसे वो घी एडवांस बुकिंग पर लाइन लगा करके बिकता है। शांतिधारा गौशाला में एक भी बूंद घी बचता नहीं है। दिल्ली पूरा का पूरा घी एक साथ उठाती है, क्योंकि A2 मिल्क की कीमत अलग है। आप अपने घरों में जो पैकेट वाला दूध लेकर के आ जाते हैं, पॉस्चराइज्ड होता है,
पॉस्चराइज्ड दूध के बारे में भी आप पता नहीं क्या जानते हैं। लेकिन जो मिल्किंग सेंटर होते हैं, हम पैदल चल के आते हैं, हर जगह देखते हैं, तो मिल्किंग सेंटर में जहाँ पर मिल्क कलेक्शन होता है, वहाँ पर भेड़ का, भैंस का, गाय का, बकरी का, जो भी जानवर दूध देते हैं, उन सब का दूध फैट नाप करके ले लिया जाता है, उनको पैसा दे देते हैं। फिर सारे दूधों को मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद उसको -10 डिग्री तक ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद -3 डिग्री में उसको सेव करके, और फिर पूरी की पूरी रैक यहां से सीधे बंबई जाती है। तो जब यहां से वो -3 डिग्री पे जाता है, तो बंबई पहुंचते पहुंचते वो -1 डिग्री पे बचता है, 2 डिग्री लॉस हो जाता है। और जैसे ही वहां उतरता है तो उसको -1 को 0 नॉर्मल करके उसको लिक्विड करते हैं, शेक करते हैं, और पूरी मुंबई के लोग दूध पी लेते हैं। ये हमारे यहाँ की दूध की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। इसमें A1 मिल्क अलग होता है, A2 मिल्क अलग होता है। आपके घर के अंदर कौन सा मिल्क आता है, A1 की A2? जर्सी गाय कि देसी गाय? देसी गाय का अभी तो पता ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं पता, कुछ जानते नहीं है, बस हो गया, सरलता से जो मिल रहा है वो सब स्वीकार है। दूध वाला आता है, उससे बोलो भैया गैया का दे देना, तो वो छोटे डिब्बे से दे देता है, भैंस का दे देना तो बड़े डिब्बे से दे देता है, दूसरा दे देना तो इस डिब्बे से दे देता है, वो जो दे देता है सब सही है। लेकिन आप इस तरीके से जो आंख मूंदते हैं और आंख मूंद करके जीवन जीते हैं, आपकी जो मॉल कल्चर आज पूरे देश में चल रहा है, मॉल में अडानी अंबानी जैसे लोग टमाटर बेच रहे हैं, वे लोग करेला बेच रहे हैं, वे पालक की भाजी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे? और महाराज मार्केट से 1000 गुना अच्छा, टेस्टी, सस्ता। आपके मन की सारी तमन्नाएं जितने भी शॉपिंग मॉल वाले हैं ये सब पूरी कर रहे हैं। सस्ता भी दे रहे हैं, अच्छा भी दे रहे हैं, टेस्टी भी दे रहे हैं, फ्रेश भी दे रहे हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि उसमें जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स मिलते हैं, जिसको जीएम फूड्स कहते हैं। बुद्धि का व्यभिचार अगर जीवन उपयोगी सामग्रियों पर हो जाए तो आदमी को मरने में देर नहीं लगती। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 13 साल की उम्र में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं। अभी कल ही मैंने शाम को देखा कि एक जवान लड़का नीचे नहीं बैठ पा रहा था। हमने कहा जितने चेयर पर्सन्स हैं वो चेयर में बैठ जाएं, तो 25-28 साल का लड़का कुर्सी पे बैठ गया, बोले नीचे नहीं बैठ सकते। ये उसी सरलता से मिलने वाली चीज का परिणाम है। आपको जो चीज सरलता से मिल रही है वो सरलता से क्या क्या छीनेगी आप विश्वास नहीं मान पाएंगे। लेकिन आचार्य जी ने ये बात को 2010 में देख लिया था। गुरुजी ने 2010 में ये बात देखी और कहा कि सबसे पहले देसी गाय की ओरिजिनल बीट का डेवलपमेंट का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करना है। 140 एकड़ की जमीन पे आचार्य जी ने शांतिधारा दुग्ध योजना जब स्थापित की तो आचार्य जी का बड़े बड़े श्रेष्ठियों तक ने विरोध से जैसा कर दिया। क्या महाराज इंडस्ट्री डाल रहे हैं, गैया खोल रहे हैं, महाराज का दिमाग क्या हो गया है, आचार्य परमेष्ठी को ये सब नहीं करना चाहिए, लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, इसमें कितनी हिंसा होती है। ये सारी चीजें गुरुजी सुन रहे थे। दुनिया में जितना जैनियों ने जैनियों को काटा, ऐसा दुनिया में किसी ने किसी को नहीं काटा। दूसरा एक संत थे, वो भी दिगंबर थे। वे बार बार अपने प्रवचनों में कहते थे अब साधु होकर के, आचार्य होकर के गौशाला खुलवा रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, इंडस्ट्री डाल रहे हैं, उसमें गोबर थपेंगे, गैया के कंडे थपेंगे। गोबर में कितने अनंत जीव होते हैं, सबको मरने का पाप उनको लगेगा। बोले दुनिया तो उनके आशीर्वाद से ऊंची उठ रही है, लेकिन बेहिंसा करके नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे शब्द आचार्य भगवंत ने जिंदा रहते अपने सुन लिए। आचार्य जी कभी भी स्खलित नहीं हुए। महापुरुष कभी भी अपने उद्देश्य से इधर से उधर नहीं होते, वे नहीं हुए। उन्होंने जो 2-3 शावक श्रेष्ठी मुख्य थे, उन्होंने जैसे ही इसका विरोध किया, आचार्य जी ने उनको थोड़ा सा किनारे कर दिया। आप किनारे हो जाइए, आपका काम नहीं है, सामान्य जनता सब कर लेगी। थोड़ी सी मेहनत लगती है। दुनिया में महापुरुषों की सोची हुई हर चीज होती है,
मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बस हो गया। आचार्य सिंह जी ने वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को चालू करते हुए सामान्य जनता से आह्वान किया और 51 हजार रुपए की एक गाय दान की घोषणा की करवाने की जब कवायद शुरू हुई तो सैकड़ों हजारों लोगों ने गाय के लिए धन दान दे करके और वहां पर उस पूरी की पूरी सिस्टम को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद वो सिस्टम आज बहुत सुचारू रूप से वहां पर चल रहा है। आपने वो दूध नहीं पिया, उसका पनीर नहीं खाया, उसके छेना के रसगुल्ले नहीं खाए, लेकिन आज आपको जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स जो है वो अमेरिका से, कितना दूर है अमेरिका यहां से? 18,000 किलोमीटर दूर है। 18,000 किलोमीटर दूर गाय दूध देगी, वहां से दूध तुम्हारे घर में वॉलमार्ट में आएगा, 30 रुपए लीटर बिकेगा। हमारे यहां का दूध इतना महंगा क्यों है भाई? 60 रुपए लीटर क्यों है? क्योंकि हम दूध कम बेचते हैं, गाय का मांस ज्यादा बेचते हैं। सरकार ने पिछले साल 35 लाख टन गौवंश का निर्यात किया है। 35 लाख टन मांस बेचा है पूरे विश्व को। हम भारत की उस संस्कृति के लोग हैं कि हमारे इस नंदन वन में, जहां ऋषि मुनियों का देश रहा, जहां भूखे रह करके प्रभु के सामने घी का दीपक जलाने की परंपरा रही, ऐसे लोगों के बीच में वो जल्लाद अमेरिका से यहां पर दूध बेचने के लिए आया है और वो दूध बेचेगा। आप उसका दूध खरीदेंगे, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा। कंपटीशन क्रिएट होने पर जब आपको उसके टीवी में ऐड दिखाए जाएंगे, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, सबसे सस्ता सबसे अच्छा बार बार दिखाया जाएगा। आप किसी भी चीज को जब नोकर्म सामने आता है, आप उससे नियम से प्रभावित होते हैं। आपने ठेले में रखा हुआ बड़ा वाला सीताफल खाया कि नहीं खाया? खाया। बबूसा खाया कि नहीं खाया? खाया। गुआना खाया कि नहीं खाया? खाया। ड्रैगन फ्रूट्स आपने खाए, सब टेस्ट लिया आपने दुनिया का। ये सब जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स हैं। जितने भी जीएम फूड्स होते हैं, इसमें बुद्धि के व्याभिचार से कल्चर किया जाता है। वनस्पति कायिक की चीजों को, जानवरों के डीएनए जीन्स के स्पर्म को निकाल करके कल्चर करके एक नई फसल पैदा करते हैं। और आपने जितने भी बड़े बड़े वॉलमार्ट इत्यादिकों में रखे हुए टमाटर देखे होंगे जो जेनेटिकल मॉडिफाई होते हैं, वो बिल्कुल लाल होते हैं। आपने कभी ऐसा देखा? एक शेप में होते हैं, लाल होते हैं। और जबकि जो देसी टमाटर होते हैं वो छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, पीले नीले लाल हरे सब तरीके के होते हैं, खट्टे मीठे सब होते हैं। अभी अशोक जी पाटनी साहब जी का फार्म हाउस किशनगढ़ में था, वहीं जंगल गया तो जो लोग साथ में गए उन्होंने लगा हुआ टमाटर खाया तो कहते हैं, महाराज पहली बार इतना जबरदस्त और टेस्टी टमाटर खाया है। आपके मुंह से टेस्ट बड्स जो है वो धीरे धीरे करके कैसे खत्म होते हैं आपको भी पता नहीं चलता। नया कल्चर आता है, पुरानी सभ्यता धीरे धीरे बाहर चली जाती है। आज पूरे भारत के 150 करोड़ से ऊपर लोग जो हमेशा दूध को कंज्यूम करते हैं, सबसे फर्स्ट कंज्यूमर है। चाय पीने की हमारी आदत है, बिना दूध के नहीं बनती। कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, बच्चे को दूध देते हैं, दूध की मिठाई खाते हैं। लेकिन आप सोचिए, इस भारत की भूमि पर दूध अमेरिका से आ रहा है, पनीर वहां से आ रहा है, वहां से बटर मिल्क आ रहा है, वहां से मक्खन आ रहा है। हम उसको इंपोर्ट करके खा रहे हैं। हमारे भारत देश में क्या गाय मर गई है या गाय की प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है या फिर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है? सबसे पहले तो यह पूछूंगा कि यह पूरा जो देश है यह सिर्फ गवर्नमेंट का है कि हमारा भी है? हमारा है कि नहीं है? कि सिर्फ गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही सही? वहां पर मुखिया बोध प्रमुख होना चाहिए। आचार्य सिंह जी ने के पास जब पहली बार एक फिल्म की हीरोइन सांसद बन करके आई तो आचार्य सिंह जी ने बात तो कर ली, लेकिन बाद में कमरे के अंदर गुरुजी कहते हैं कि देश का मुखिया बोध प्रधान होना चाहिए, जबकि देश के मुखिया को शरीर प्रधान बनाया जा रहा है। शरीर प्रधान है ना, अब कोई फिल्म स्टार है,
उसका नाम बहुत अच्छा चल रहा है, उसको उठा करके पार्टी में घुसा दिया। तुम अपनी वहां की छोड़ो, जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइन है जो पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाती थी, वो आज हमारा देश चला रही, उसको सांसद बना दिया थप्पा लगा करके। तो शरीर प्रधान जब सिंहासन हो जाता है और बोध प्रधान लोग सिंहासन से हट करके कहीं और चले जाते हैं, तो सबसे बड़ी हानि देश को झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो भी भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं। ना आप आगम से परिचित, ना आप वेदों से परिचित, ना पुराण से परिचित, ना ऋषि मुनियों की परंपराओं से परिचित, ना अपने यहां की संस्कृति से परिचित। विदेश में पढ़ करके आए हुए लोग जिन्होंने वहीं पर पढ़ा और लिखा, वे सिर्फ अपने शरीर के बल पर सांसद बन गए, एमएलए बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए। ऐसे कितने फिल्म स्टार्स को आपने देखा होगा कि बस एक कोई दिखना चाहिए, फेमस पर्सनालिटी है, इसको हायर कर लो क्योंकि सिंहासन की रक्षा करनी है। वही बोध प्रधान लोग बैठे होते सिंहासन में तो देश की नीतियां कुछ और होती। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने अपने यशस तिलक चंपू महाकाव्य में वो बात लिखी है कि जिस भी देश पे, राष्ट्र पे, समाज में गौ पालन नहीं होगा, वहां पे मनस्तापह महताम हानि, दो शब्द लिखे कि उसके मन में ताप बहुत होगा और उसकी संस्कृति की हानि बहुत होगी। कल तक हम भारत के लोग भारत का दूध पीते थे, आज अमेरिका से दूध हमारे यहां आएगा, सरलता से आएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना, आपको पैकेट पैक नहीं करना, आपको ठंडा नहीं करना, आपको दूध नहीं निकालना, आपको कुछ नहीं करना। आप बस ऑर्डर लगाइए 30 रुपए लीटर का, हम आपके घर के अंदर आकर के आपको दूध दे करके जाएंगे। दूध के साथ क्या क्या दे करके जाएंगे ये आप भरोसा नहीं कर सकते। जब आपने बिस्लरी का पानी पिया, उसके बाद सबसे ज्यादा स्किन डिसीज भारत में ही हुई, क्योंकि माइक्रो बायो प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक पानी में घुल करके जब लंग्स में जाता है तो लंग्स का, हाथों का कैंसर उन्हीं लोगों को ज्यादा हुआ। जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स को खाने के बाद सोयाबीन सुअर के लिए बनाया गया था, हमारे बच्चे खाने लगे तो वे सुअर के जैसे मोटे दिखने लगे। 13-14 साल का बच्चा बिल्कुल सुअर के बराबर मोटा दिखता है। कभी अपने बच्चे से बोलो बेटा 2 पैर से और 2 हाथ से चल के दिखाओ, तो अगल बगल ऐसा ऐसा हिलेगा कि लगेगा जैसे सुअर का पेट हिल रहा हो। ये सब जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स का खेल। आज उसी के नाम का करेला है, उसी के नाम का सीताफल है, उसी का टमाटर है, उसी का नींबू है। अभी रास्ते में जब मैं इंदौर में था तो सब्जी मंडी के उस तरफ मेरा उपाश्रय था, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के एप्पल थे, गुलाबी कलर का अलग, व्हाइट कलर का अलग, इसका अलग, लेकिन सब जेनेटिकल मॉडिफाइड। ये जेनेटिकल मॉडिफाइड जितने भी फूड्स होते हैं, अब मान लीजिए सुअर का डीएनए निकाला, कुत्ते का डीएनए निकाला, उसको टमाटर के साथ कल्चर किया, टमाटर के साथ कल्चर करने के बाद जेनेटिकल मॉडिफाइड टमाटर बनाया। अब उस टमाटर को आप सफेद ट्रांसपेरेंट पन्नी में लेकर के रोड में निकलो तो कुत्ता सूंघ करके उसके पीछे मांस है ऐसा समझ के झपटता है। कुत्ता कभी भी टमाटर के ऊपर नहीं झपटता, लेकिन जीएम फूड्स के ऊपर कुत्ता झपटता है। उसको लगता है इसमें मांस है तो पकड़ने की कोशिश करता है, तो फिर हम कुत्ते से सब्जी बचा रहे हैं। यह भी एक घटनाएं हैं, आपने शायद आंख से नहीं देखी, लेकिन हम सब अन्वेषण करते हैं। आचार्य सिंह जी कहते थे कि गुरु जी के साथ सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है, उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य के लिए एक विशेषण लिखा है कि वहां पे विश्वोपकार चातुर्या, पूरे विश्व के ऊपर उपकार करने के लिए वो बहुत चतुर होते हैं। वे जानते हैं कि कैसे संस्कृति की रक्षा करनी है, वे जानते हैं कि कैसे धर्म को सुरक्षित रखना है, और वे ही महापुरुष होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। गुरुजी हम लोगों से ईरापद भक्ति में कहते थे कि निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम आज तक सुरक्षित है। कैसे महाव्रतियों के कारण? निर्दोष महाव्रतियों के कारण। जो भगवान महावीर स्वामी हुए, उनके प्रथम शिष्य
सर्वरिद्धि संपन्न आचार्य गणधर परमेष्टि होते हैं। सर्वरिद्धि संपन्न। जब भी किसी भी महापुरुष का कोई भी शिष्य बनता है, प्रथम शिष्य बनते हैं, वे सर्वरिद्धि संपन्न होते हैं। चाहे भगवान महावीर के गौतम गणधर हो और चाहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हो। सर्वरिद्धि संपन्न, सब आता है उनको। दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य से लेकर के आगम की ज्ञान की धारा से लेकर के सब कुछ उन मुनियों को आता है। अमी विषाणम, रिद्धि विषाणम, दिट्ठ विषाणम, उनकी दृष्टि में सामर्थ्य होता है दूसरों के पाप को हरने का। आचार्य जी ने जब हम लोगों से पहली बार वह बात कही कि निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम आज तक सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। अब आप सबसे भी पूछूंगा, अपनी आंख में कोई निर्दोष महाव्रती ढूंढिए, कौन है जो आगम सुरक्षित रखते हैं। अपनी बात सुरक्षित रखना अलग वस्तु है। महाव्रती जैसे सब बिकते हैं। गुरुजी ने भी कही कि लेबल एक हो सकता है लेकिन लेबल एक नहीं हो सकता। आगम में अगर हिंसा की छूट साधु को दी गई होती तो फिर कमाल हो गया होता। अभी जब मैं मध्य प्रदेश से यहां से होकर के आ रहा था, रास्ते में एक गांव में रुकना हुआ। वहां पर मुझसे पहले कोई और संत रुक करके गए थे। गर्मी का दिन था। उन्होंने कहा, महाराज श्री धमाकेदार साधु हैं, इसी कमरे में रुके थे, आप रुक जाइए। हमने कहा हम रुक जाते हैं भाई, बड़े महाराज जी का कमरा बड़े महाराज जी को मिलता ही है। अभी भी यहां पर रुका हूं तो उसी कमरे में। उन्होंने कहा महाराज जी यहां पर प्रमाण सागर जी रुके, सुधा सागर जी रुके, क्षमा सागर जी रुके, सुनील सागर जी महाराज जी रुके, वर्धमान सागर जी महाराज जी इसी कमरे में रुके। जो भी बड़ा आता है इसी कमरे में रुकता है। उसी कमरे में हम रुक गए, हमको भी रोक दिया। ऐसे वहां भी रोका। अब जैसे मैं उस कमरा को देखा तो कमरे में हवा आने जाने की जगह नहीं। क्या है, दो बढ़िया मोटा एसी लगा है। एक दरवाजा खोला तो एक कमरा छोड़ करके वॉशरूम था। हमने धीरे से पूछा, महाराज जंगल कहां जाते हैं? महाराज जी इसके पीछे। हमने कहा आचार्य जी जो सिखाते थे, क्या गुरु सिखाता है? गुरु जी कहते थे निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम सुरक्षित है, नहीं तो आगम को मटिया मेट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमने उनसे पूछा महाराज जंगल कहां जाते? उन्होंने कहा इसी कमोड में जाते महाराज, उनके घुटने में दिक्कत है। घुटने में दिक्कत है तो आप एक पॉट लगा लेते, एक श्रावक उठा करके उसको फेंक आता। बात समझ में आती कि दिक्कत है तो वैयावृत्ति कर दी हमने। श्रावक भी महाराज की वैयावृत्ति करके पुण्य कमाता। लेकिन जब आप कमोड पे जाते हैं, मार्ग बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है ना। गलत है कि सही? गलत है, लेकिन समर्थन सब करते हैं। वे महाराज आपके शहर में आ जाएं और कहें कि भैया हमारे कमरे में पहले सबसे पहले कमोड टू बी मस्ट कंपलसरी, तो आप ही हैं अपने घर का 2 लाख रुपए खर्चा करके सबसे पहले अटैच बाथरूम लेट बनाएंगे और उनसे बोलेंगे अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम, वो ठठ स्थापनम हो जाएंगे। आप इस बात को हंसी में ना लीजिए। आगम की सुरक्षा गृहस्थ की सबसे बड़ी जवाबदारी है। सिर्फ साधु का लिंग होता है ऐसा नहीं, गृहस्थ का लिंग होता है। और गृहस्थ अपने लिंग से कमाल करके दिखाता है, उसकी भी एक पहचान होती है। कमोड में जाने पर वहीं पर देखा मैंने कि एक वो टंगा हुआ है, उसी में से कहां बेसन कहां राख कहां दूसरी चीजें, बढ़िया रगड़ा धोया। हमने कहा उस कमोड में, आचार्य जी कहते थे जो लोग कमोड में जाते हैं, सीट में जाते हैं, वो पीछी का से मार्जन कैसे करते होंगे? क्या पीछी लगाते होंगे उसमें? नहीं। फिर उस कमोड में जब फ्लशिंग करी जाती होगी तो क्या 10 लीटर पानी अनछना आपके मल को बहाने के लिए उसमें घुसता है कि नहीं? घुसता है। उसके बाद वह जो मल नीचे शौच कूप में गया है उसको वो अनंतानंत जीवों के ऊपर जाकर के पड़ करके उसको नष्ट करता है कि नहीं? करता है तो हम पिच्छीधारी। लेबल तो एक है लेकिन आपको लेबल भी देखना पड़ेगा। और जो लोग लेबल देखने की आदत जिनको नहीं है, जो कहते हैं सब धान 22 पसेरी,
कोई बात नहीं, आप इतने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम सुरक्षित है। जैन संत से जन संत बनना बहुत अच्छी बात नहीं है। जैन संत बना रहे तो बहुत अच्छा है। जनसंत बनने के लिए और भी बहुत कुछ वो करना पड़ता है जो साधु की मर्यादाओं से बाहर चला जाता है। इन सब चीजों में आचार्य जी हमेशा आगमोक्त चर्या को लेकर के अपने आप को, संघ को कठोरता अनुशासन में रखते रहे। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े प्रभावक बन पाए या ना बन पाए, लेकिन एक अच्छे साधक बन गए तो हमारे जीवन अच्छे से श्रृंगारित हो जाएगा। और उन महापुरुषों की परंपरा आज भी है। आज भी दुनिया में इतने सारे साधु परमेष्ठी हैं, उन सारे साधु परमेष्ठियों में कोई एक निर्दोष महाव्रती देखिएगा जो छल ना करता हो, कपट ना करता हो, मायाचारी ना करता हो, साधना के अलावा किसी चीज से कोई मतलब ना होता हो। आपको गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का एक उदाहरण दिखाऊंगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु हैं, इसलिए कि वो महाव्रतियों में भी महाव्रती है। आप मेरे साथ हुआ वो घटना कि एक ब्रह्मचारिणी बहन ने दूध में, एक जग दूध में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाल दी। 1 चम्मच शक्कर घोल दी। घोलने के बाद किसी को नहीं पता कि इसमें 1 चम्मच शक्कर है। कई बार गाय का दूध इतना मीठा होता है कि उसमें मिठास अलग से दिखाई देती है। समय सागर जी महाराज जी का परगाहन हुआ, उन्होंने खड़े हुए, उनका नमक बूरे का आजीवन त्याग है, प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग है। किसी को कुछ नहीं पता। उनके हाथ में 3 अंजलि पानी के बाद 1 अंजलि दूध गया। दूध जैसे ही मुंह के गले के नीचे उतरा और महाराज ऐसे हाथ छोड़ करके चुपचाप नीचे बैठ गए। भरी गर्मी में बैठ गए। ब्रह्मचारिणी कांप गई, संग कांप गया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या गलती हो गई महाराज? गलती बताई ही नहीं। क्या गलती हो गई किसी को नहीं पता। 3 दिन आहार होने के बाद फिर आके सावक ने बहुत पश्चाताप किया, गुरुदेव हम पश्चाताप करते हैं, हमारे यहां क्या गलती हो गई आज तक हमको पता नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, मात्रा अगर बहुत थोड़ी भी हो लेकिन जुबान पर अगर पकड़ में आ जाए तो मैं अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता। मेरा त्याग है और मुझे मेरे मुंह में उसमें थोड़ा सा मीठा, गलती ऐसा नहीं बोले कि डाल दिया, गलती से चला गया होगा, वो दूध मेरे हाथ तक आ गया। कितनी सुरक्षा करते हैं आचार्य गृहस्थ की। गलती से हो गया होगा, हाथ में आ गया। उस दूध में, 1 जग दूध में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर जुबान में पकड़ में आ गई। निर्दोष महाव्रतियों से आगम सुरक्षित रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। आप सबसे कहूंगा, आप दुनिया में किसी की भी भक्ति करिए, किसी भी साधु परमेष्ठी से जुड़िए, लेकिन आप एक बार जरूर देखिए कि आगम की सुरक्षा कहां पर हो रही है, कहां पर आगम निर्दोष रूप से आज भी जीवंत हो रहा है और फलीभूत हो रहा है। जब गुरुदेव समय सागर जी महाराज मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, मुझको पूर्व में कुछ संकेत मिले कि गुरुदेव मुक्तागिरी की ओर जा रहे हैं और वहां पर कुछ बड़ा काम करने की उनकी भावना है। जब मुझे संकेत मिले तो मैंने सहजता में कहा कि महाराज मुक्तागिरी में कुछ बड़ा कार्यक्रम करने से अच्छा रामटेक में बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए। रामटेक में बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आपसे जुड़ी हुई पूरी कमेटी है, वहां पर लगा हुआ मंच है, अच्छी भोजनशाला है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर चीज की सुविधा है। सामने एक बहुत बड़ा वो होता है ना, एरोप्लेन को क्या कहते हैं उसको रुकने वाला, हेलीपैड है, हाँ वही, और वो सब है, हवाई अड्डा है, सब है। आचार्य जी के वहां के वो जो शब्द हमको मिले कि जहां सब है वहां पर हम जाकर के क्या करेंगे, हम वहां जाएंगे जहां कुछ नहीं है, तो वहां पर सब आ जाएगा, तो एक क्षेत्र और जीवंत हो जाएगा। क्या विचार है?
दीक्षा भी देनी है तो ऐसे इंटीरियर मुक्तागिरी क्षेत्र पर गए कि वहां पर कनेक्टिविटी का भी पता नहीं है, क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने वालों ने व्यवस्थाएं बनाई और वहां की भोजनशाला के जो पुण्यार्जक हैं, आपको बड़ा अच्छे से मैं कहूंगा कि अजमेर धरती के ही, आपके राजस्थान के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां पे भोजनशाला की वहां पर व्यवस्था बनाई है। दानदाता दान देकर के यश लूटता है, उसको लगता है कि मेरी संपत्ति यहां पर काम आ गई। गुरुदेव समय सागर जी महाराज मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 19 तारीख की दोपहर में दिगंबर 24 मुनि दीक्षाओं को देने के लिए जा रहे हैं। इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए जा रहे हैं और देश भर से लगातार लोग बसों में बसें लेकर के जा रहे हैं और वहां पर उद्देश्य को देखेंगे। बैरागी कभी भी भीड़ नहीं चाहता बंधुओं, लेकिन भीड़ वैराग्य देखना चाहती है कि पंचम काल में वो कौन लोग हैं जो इतनी चकाचौंध के बीच में पिछी और कमंडल उठाने का साहस कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं जो महाव्रत की तलवार की धार से भी गहरी धार पर चलने के लिए अपना मन बना रहे हैं। क्या इच्छा शक्ति है, क्या उनके परिणाम, क्या उनकी विशुद्धि, क्या उनका मार्ग के प्रति विश्वास, क्या अपने अंदर का साहस, ये सब देखने के लिए पूरे देश से जनता आज मुक्तागिरी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उनको दीक्षा देने वाले निर्दोष महाव्रती गुरुदेव समय सागर जी महाराज हैं। यह अपने आप में सदी का जबरदस्त आश्चर्य है। अगर कभी पर भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, कभी आहार दान में मान लीजिए किसी चीज का त्याग है और वो एकाध कोई चीज मुंह में आ गई, तो हमने कंसीडर किया, अब भैया कौन छोड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारा उस तरीके का प्रत्याख्यान नहीं है। दूसरे चीज के लिए तो मना कर देंगे, लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज, गुरुदेव योग सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इन्होंने जब भी जीवन में एक भी बार किसी चीज को छोड़ा तो पलट करके कभी देखा नहीं, पलट करके कभी वो साधना में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उसी साधना की भावना हमारे संग में मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज के पास, अगर उनके मुंह में भी एक बूंद भी अगर मीठा दूध चला जाए, उनका भी त्याग है, वहीं पे अंतराय। वही साधना मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज, वही साधना मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज, जो किसी चीज में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इन महाव्रतियों के कारण आज आगम सुरक्षित है बंधुओं, आज धर्म सुरक्षित है, अहिंसा की परिभाषा सुरक्षित है। गुरुजी कहते थे एक ऐसी भी दुनिया मिलेगी कभी तुमको जहां पर कोई महाव्रतों को नहीं समझता होगा, वो सिर्फ तुमको समझेगा, वो तुमको दुनिया की हर चीज देगा, लेकिन तुम लेना मत। तुम ले लोगे तो महाव्रत चले जाएंगे, छोड़ करके आगे बढ़ते रहना। तुम्हारी प्रगति को कोई बाधित ना कर सके, उसका नाम साधना होती है, कि हमारी प्रगति को कोई बाधित नहीं कर सकता। अच्छी से अच्छी चीज दिखती है, लेकिन अगर वो आगमोक्त नहीं है तो फिर हम उसमें हाथ नहीं रख सकते। ये साधुओं की साधना का परिणाम, ये वो ऋषि मुनियों का देश जहां पर इस तरीके के दिगंबर मुनि रहते हैं। उन मुनियों को पालने वाले निर्दोष प्रवृत्ति के गाय से जैसे सीधे श्रावक रहते हैं बंधुओं। सब श्रावकों में मायाचारी नहीं होती, कुछ ही होते हैं जिनको माया का कीड़ा लग जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो देव शास्त्र गुरु के बीच में आकर के मायाचारी छल प्रपंच करके आगम की परिभाषा को बदलने की कोशिश करते हैं। 95% जनता गाय के जैसी बिल्कुल सीधी होती है। गेहूं में कितना घुन लगेगा? 2-4 में घुन लगता है, सब में तो लगता नहीं। कई बार घुन लग जाता है तो घुने गेहूं अलग किए जाते हैं, पूरा गेहूं नहीं छोड़ा जाता। ऐसी निर्दोष जनता की चिंता गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को हुई। आचार्य श्री जी कहते थे कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो अब ये क्या धर्म ध्यान करेंगे, और जब ये धर्म ध्यान नहीं करेंगे तो अपन क्या धर्म ध्यान करेंगे। अपना धर्म ध्यान भी उनके ऊपर आश्रित है। इसलिए उन्होंने कितनी गंभीरता के साथ शांति धारा गौशाला खोली। उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर उपकार करने के लिए हथकरघा खोला। कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी उस व्यक्ति को जो जेल में उम्र कैद की सजा भोग रहा है। उसको रोज सताता है, मैंने अपराध कर दिया,
अपराध करने के बाद मैं यहां बैठा हूं, मेरी पत्नी दूसरे घर के अंदर बर्तन मांज रही होगी, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा, मेरा छोटा भाई किसी घर में टैक्सी चला रहा होगा, मैं सब कर सकता था, मैं अपराध करके जेल के अंदर आ गया। गुरुदेव ने उनके मानसिक प्रताड़ना को पकड़ा, मन के अंदर होने वाले उस कसाय भाव को पकड़ा, उस खेद भाव को पकड़ा, और आचार्य श्री जी ने अपने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को तिहाड़ जेल दिल्ली तक भेजा। वहां जाओ, जिन लोगों को उम्र कैद और आजीवन कारावास की सजा मिल रही है, उनको वहां पे जाकर के आप लोगों को वहीं रहना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है और वहां पर उनको हथकरघा सिखाना है, हथकरघा सिखा करके उनको तैयार करना है। आज गर्व है इस बात का कि 550 से ऊपर हथकरघा तिहाड़ जेल में आचार्य जी के आशीर्वाद से चल रहा है। वहां पर साड़ी बनती है। वो कैदी जो कल तक पूरे दिन शांत बैठे रहते थे, हिंसा 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 सोचते थे, एक दूसरे को मारने की बात सोचते थे, वे कैदी सुबह से लेकर शाम तक हथकरघा चलाते हैं। खटखुट 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 की आवाज आती रहती है, धागा सुधारते रहते हैं, प्योर कॉटन की साड़ियां बनाते हैं। एक कैदी ने अभी 87,000 रुपए की एक साड़ी बनाई और उसमें से 35,000 रुपए जो उसका पारिश्रमिक था वो उसके परिवार वालों को दिया जाता है, तो वहां पर उसकी पत्नी सुरक्षित रहती है। विश्वोपकार चातुर्या आचार्य सर्ववंदिता, वे आचार्य परमेष्ठी जो विश्व के ऊपर उपकार करने में चतुरे हैं। उनको पता है कि कब कौन सी व्यवस्था बना दो जिससे श्रावक चुपचाप इसी रास्ते से निकल आएगा। रास्ता बनाना और रास्ते में चलना, दोनों में बहुत अंतर है। गुरुदेव रास्ता बनाने वालों में शामिल थे। उन्होंने हथकरघा से रास्ता बनाया, उन्होंने गौशाला से रास्ता बनाया, उन्होंने भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल से रास्ता बनाया, उन्होंने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से रास्ता बनाया, उन्होंने गौशालाएं खुलवा करके रास्ता बना करके हम सबको दे करके गए कि इसी रास्ते से तुम लोगों को धीरे 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 आना है। आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनके बनाए रास्ते तो हैं। आगम को सुरक्षित रखना उसकी भी जवाबदारी है जो आगम के धनी के साथ चल रहा है। आचार्य श्री जी ने जब गौशालाओं की बात करी, जब शांतिधारा दुग्ध योजना की बात करी, उस बातों को मैं भी देखता रहा। आज ही एक महिला ने आकर के हमसे कहा, महाराज हमने आपको कभी देखा नहीं आचार्य जी के पास। मैंने कहा घोर आश्चर्य है। मैं सन 2000 से लेकर के 2020 तक लगातार 20 साल गुरुजी के साथ रहा और तुमने मुझे देखा नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी आपको देखा नहीं। उनके पति कहते हैं हाँ देखा महाराज जी, कई बार देखा। पत्नी कहती है मैंने आपको देखा नहीं महाराज जी कभी, उन्हीं के संग के। हमने कहा भैया 20 साल गुरुजी के साथ रहा, अब 20 साल रह करके सब समझ करके आया। आज देश अमेरिका से दूध खरीदने के लिए खड़ा हो गया। ऋषि मुनियों के देश में अगर उस दूध के निमित्त से आप लोगों को कोई घातक बीमारियां होने लगे तो उसके लिए पहले आगाह करने की जरूरत है। गुरुवर कहते हैं कि समाज में पूर्व बोध की आवश्यकता है। किसी भी घटना को घटने से पहले पूर्व बोध दे दो कि हमको लोकल फॉर वोकल करना है। हम दूध खरीदेंगे अपने मोहल्ले के किसी भी धन्नो कन्नू का, किसी और का नहीं। हमारे गाय में, मोहल्ले में गाय है, ये दूध देता है, महाराज वो काला है, वो ऐसा कुछ भी है, वो गाय के दूध में ये बात तय है कि अभी अभी निकला है, उसकी गर्माहट भी खत्म नहीं हुई, हमारे घर के अंदर आ गया। 100 ग्राम पानी मिला दूध पी लेना चलेगा, लेकिन 30 रुपए लीटर वाला सरलता वाला दूध नहीं चाहिए वॉलमार्ट का, क्योंकि सरलता से मिली हुई चीज सरलता से सब छीन लेती है, सब कुछ हटक हो जाता है। आपने जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स खाना शुरू किए, आपको इस बात की आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी आंतों ने सामान्य जीवन जीना ही बंद कर दिया। आज आपका बच्चा सामान्य जीवन से अलग हो गया। आज आप अपने बच्चे को घर के अंदर की दाल रोटी दो तो कितना भुनकता है ना, हमको नहीं खाना, वही वही दाल बना देती हो, वही वही रोटी बना देती, क्या खाना है, पिज्जा खाना है, खा ले। जैसे कुत्ते को सामने से फेंको तो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे के सामने पिज्जा रख दो, वो ऐसा ऐसा उठा करके राक्षस टाइप का, जस्ट लाइक ए डेविल, ऐसा पूरा उठा करके
हम तो देख नहीं सकते। हमारी भारतीय संस्कृति है, छोटा सा कौर बनाते हैं, एक रोटी के भी 4 टुकड़े कर लेते हैं, उस 4 टुकड़े में भी गजब का कमाल करते हैं। कई घरों में हमने देखा कि थालियां अलग अलग लगेंगी, महिला रोटी बीच में एक थाली में ग्रास बना के रख देगी। उसमें क्या है कि हर भाई को एक रोटी का 4 ग्रास मिलेगा, हर भाई को एक रोटी नहीं मिलेगी, एक ग्रास मिलेगा। हमने जब ये दृश्य देखा तो हमने कहा ये क्या सिस्टम है? बोले महाराज ये वो सिस्टम है कि अपनी रोटी मिल बांट करके खाओ। तो कैसे मिल बांट करके खाओ? थाली में रख देंगे तो रोटी का स्वामी थाली वाला हो जाएगा। तो हम सब्जी दाल सबको अलग अलग परोसते हैं और जो रोटी होती है उसको बगल में राष्ट्र में ऊपर एक प्लेट में रख दी। अब सबसे कह दिया कि एक बार में एक एक ग्रास उठाना है। अब 4 बच्चे एक साथ मिलकर के रोटी खाएंगे तो एक रोटी के एक एक ग्रास सबके हिस्से में आएगा, तो सबको गर्म रोटी भी मिलेगी और सबके साथ रोटियों का बंटवारा भी अच्छा होगा। ऐसी भी कोई विचार पद्धति देश में चलती है, पहली बार आपने पहली बार सुना ना। आप तो बस क्या करते हैं, टुकड़ा किया और अपनी रोटी, भैया हमारी रोटी दे दो, हमको हमारी रोटी का ग्रास दे दो, इसमें एक हिस्सा हमारी माँ का भी है, एक पापा का भी है, एक मेरा भी है, एक मेरे छोटे भाई का भी है। अपनी रोटी मिल बांट करके खाओ ताकि तुम्हारे सारे भाई सुख से रह सके। ये स्लोगन तो पढ़ा है, लेकिन रोटी बांटी कैसे जाती है ये पता नहीं है। तो कुछ इस तरीके का कमाल होता है इस संस्कृति में। वो जल्लाद, गिरा हुआ जल्लाद नाम आप जानिए, लेकिन उसने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर उसको और बढ़ाया। जब भी कोई गलत दवाई दिया, नहीं देगा तो मार डालेंगे तेरे को। तब क्या करते हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा हाँ भैया मरता का ना करता, तो अब वहां से दूध बेचो। अब वो वहां से दूध बेच रहे हैं, वहां से पनीर बेच रहे हैं, वहां से बटर मिल्क बेचेंगे। फिर हमारे यहाँ वहां की जर्सी गाय का दूध, वहां की गाय मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी पर पाली जाती हैं। 5 साल तक गाय से दूध लो, 5 साल के बाद गाय को फाड़ करके पूरा मांस खाओ, खा करके गाय को खत्म कर दो। वहां मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी है। हमारे यहां गाय की पूजा करते हैं। 70 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का सबसे बड़ा दृश्य उपस्थित होने वाला है जब हम वहां से दूध ला करके यहां पे बेचेंगे, और बेचेंगे भी हिंदू। ये बात भी सही है, मरेगा भी हिंदू, मारेगा भी हिंदू, मारने वालों में भी हिंदू है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को हिंदू मारने का काम करेगा, क्योंकि पॉलिसी तो पॉलिसी है महाराज। हम यहां से मांस का निर्यात कर रहे हैं 35 लाख टन का, और वहां से 35 से 50 लाख टन दूध बुलवा करके देश में बांट रहे हैं। जबकि अगर हमारे यहाँ ही इस तरीके की, डेनमार्क में जिस तरीके से गौवंश की सुरक्षा है, आपके यहाँ की ओरिजिनल ब्रीड थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में पल रही है। जितनी गिर गाय भारत में नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा गिर गाय डेनमार्क में मिलेगी। वहां पे ओरिजिनल ब्रीड का प्रिजर्व करके वहां पे दूध बनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक केंद्र है। आज पुनः उस शब्द की आवश्यकता है, जय जवान जय किसान की। अगर किसान को मारना है तो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स दे दीजिए। आप भी अभी सब्जी मंडी में जाएंगे और वही जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स लेकर के आएंगे। आपकी नजरों में वो भेद नहीं है कि हमको लोकल टमाटर खरीदना है, लोकल में रहने वाली सब्जियां खरीदनी है, लोकल में रहने वाला दूध खरीदना है, लोकल में उत्पन्न होने वाला गेहूं खरीदना है, क्योंकि गेहूं की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए आप जयपुर में है, तो जयपुर के अगल बगल के खेत में जो सामान्य से कोई किसान खेती करता है, उससे बोलो भैया 10 कुंटल गेहूं तुम दे देना। अरे पंजाब से सरबती बुलवा लो। पंजाब की जलवायु में और आपकी जलवायु में अंतर है। तो जब आप अपनी लोकल जलवायु का, स्थानीय जलवायु का कोई प्रयोग करते हैं, तो फिर आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा बनी रहती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा, ये सूत्र है हमारे यहां। शरीर सड़ जाएगा तो धर्म क्या खाक करेंगे? धर्म, शरीर ही सड़ गया महाराज, प्रॉब्लम है। जिस दान को देकर के तुम भगवान बना सकते थे, उस दान को ना देकर के तुमको अपने ऊपर कैंसर पे इलाज कराना पड़ जाए। 17 लाख 18 लाख 20 लाख रुपए कैंसर में, जलोदर हो जाए, टीबी की बीमारी हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो कोई बड़ी बीमारी ना हो,
क्योंकि बीमारी का मुख्य स्रोत तो आपका भोजन और अनियमित चर्या होती है। वो लगातार वो जल्लाद यहाँ पर आ गया, भूत तो आ ही गया। सरकार ने मोहर लगाई दी, पता नहीं किस दबाव में थे, कौन सी उनकी संपत्ति जा रही थी कि सरकार ने विदेश के दूध को यहाँ पर लाने की व्यवस्थाएं बना दी हैं। अब 60 रुपए लीटर का दूध कुछ दिनों बाद आपको 30 रुपए लीटर मिलेगा। उसके बाद जितने भी लोकल ग्वाले थे एक एक करके मरना शुरू होंगे। ये बोलेंगे हमारी गई, अब 60 का दूध 30 में, बोले पड़ता ही नहीं। जब इधर नहीं पड़ रहा तो उधर कैसे पड़ रहा, और 18,000 किलोमीटर दूर से यहां कैसे आ रहा। इन सब बातों पे आप सबको चिंतन करना है, आप सबको इस बात में विचार करना है और एक दृढ़ संकल्प करना है कि हम अपने परिवार को इस तरीके की विदेशी आक्रांताओं के माध्यम से मरने नहीं देंगे। परिवार के लोगों को इस बात की शिक्षा देनी है, चीज कितनी भी अच्छी, रोचक और स्वादिष्ट दिख रही है, लेकिन हमको वो नहीं खाना। हमको लोकल सब्जियां खरीदनी है, लोकल दूध खरीदना है, लोकल अनाज खरीदना है, लोकल वस्त्रों का प्रयोग करना है, जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। और नहीं तो जिस पैसे को आपने बहुत पुरुषार्थ के साथ एकत्रित किया है, आप सोचते थे कि विपत्ति में काम आएगा, अब विपत्ति आ रही है। अब उस विपत्ति में जब आपका धन लग जाएगा, फिर आप बोलेंगे महाराज बहुत पैसा कमाया था लेकिन इलाज में सब घुस गया। हमने कहा भैया तुम्हारी माँ की समाधि नहीं हुई, कम से कम कुछ तो ऐसा करो कि लोगों की समाधियां अच्छे से हों। तो समाधि के लिए आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करिए, क्योंकि वो तो ज्ञान के व्यभिचार के साथ नानम चदुपौत्तम मोह पावा पदा होदी। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यह गारिका लिखी हुई है कि ज्ञान का दुरुपयोग करके जो जीवनोपयोगी सामग्रियां बनाई जाती हैं, इससे प्रकृति का विनाश सबसे ज्यादा होता है। जब कोरोना का वायरस लीक हुआ था चीन से, सिर्फ 2.5 ग्राम था, सिर्फ 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम वायरस ने पूरे विश्व में लाखों लोग मारे। आज जैविक हथियारों का इतना प्रयोग है कि आप बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी दूषित कर देंगे और भारत की जनता को आधा मारा जा सकता है। हवा दूषित कर दो, आर्थराइटिस का, लंग्स का ऐसा प्रॉब्लम होगा, दमा की ऐसी बीमारी होगी, पड़ पड़ा के लोग मरेंगे। हर 50, 60, 70 साल में कुछ ना कुछ ऐसी महामारी फैलती है जिससे जनता अपने आप एकदम से खत्म होती चली जाती है। पुरानी जनरेशन मिटा दी जाएगी, नई जनरेशन को डेवलप कर दिया जाएगा, नई जनरेशन भूल जाएगी आगम क्या चीज होती है। हम उसको जिंदा रख सकें, हमारे जीवन की सार्थकता है। समय कम होने के कारण शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।